हाँ, अगला क्वेश्चन है भाई, समझाइए व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। बोले समझाइए व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है, या दो तरंगों के व्यतिकरण में कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा शून्य होती है, तो क्या इन बिंदुओं पर ऊर्जा का ह्रास होता है। बात वही है, पूछने का तरीका है कि बोले कि ऊर्जा की हानि होती। तो अब देख, मान लो ऐसे चार बिंदु हैं, ए बी सी डी ना। मान लो दो तरंगें आई, एक तरंग की ऊर्जा थी 100 जूल, दूसरे तरंग की भी कितनी 100 जूल, तो कुल कितनी हो गई यहाँ 200 जूल। अब 200 जूल में से भाई पहले बिंदु पे उन्होंने दे दी 0, दूसरे पे कितनी दे दी 100, तीसरे पे कितनी दे दी 0, फिर चौथे पे कितनी दे दी 100। तो ध्यान सुनना, चार बिंदु थे, कुछ बिंदु ऐसे थे जहाँ ऊर्जा शून्य थी, जहाँ ऊर्जा शून्य थी यानी वहाँ न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदु थे, तो बाकी की ऊर्जा जो एक्स्ट्रा ऊर्जा थी वो अधिकतम ऊर्जा वाले बिंदुओं पे प्रकट हो जाती है ना। पहले 200 थी, बाद में करोगे टोटल 100 + 100 200, इसलिए ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती ना ऊर्जा हानि होती, इसलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। हाँ, अपने क्वेश्चन है हाइगन के तरंग सिद्धांत की दो कमियां। पहला तो क्या है भाई, ना तो विद्युत प्रभाव को भी नहीं समझाया पाए, तो एक कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है। और अगला था, उन्होंने ये माना था कि प्रकाश ब्रह्मांड में यदि गमन कर रहा था, पूरे ब्रह्मांड में ईथर नामक माध्यम व्याप्त है, पहले लिखा है ना कि प्रकाश के गमन के लिए अल्प घनत्व और अत्यधिक प्रत्यास्थता वाला माध्यम ईथर है, लेकिन बाद में सिद्ध किया कि प्रकाश तो निर्वात में गमन किया जा सकता है। ये दो उसकी कमियां थी। और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इसलिए करना क्योंकि पूरे पेपर में एक ना एक जगह एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि इस सिद्धांत की कमी बताओ, है ना, या ओम के नियम की सीमा बोलते, कुछ ना कुछ की सीमा जरूर पूछते। दो समीकरण दिए हैं, बोले इनके बीच पथांतर कितना होगा, ठीक है। और मैंने बताया भाई साइन के पहले जो रहता है वो रहता है आयाम, और साइन के बाद जो रहती है वो रहती है कला। ये तो बताया अपन प्रत्यावर्त, जैसे ये कॉस है तो उसको अपन साइन बदल लेंगे। तो अपन पहला समीकरण क्या है, तरंगों के समीकरण, पहली वाली का y1 a1 sin ω t, दूसरे क्या है y2 बराबर a2 cos ω t प्लस फाइ। क्या cos थीटा को ऐसे लिख सकते हैं sin 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो ये थीटा है ना, ये थीटा cos के लिए फार्मूला cos थीटा बराबर sin π/2 प्लस थीटा। अब ये cos है, ये पूरा क्या होगा थीटा, तो y2 को क्या लिखेंगे a2 sin थीटा की जगह आ जाओ, कौन आया भाई, हो गए गुड। और इतना तो है थीटा के लिए, प्लस क्या करना है हमको π/2, ये दूसरा समीकरण हो गया। ये भाई पहले वाले की कला कितनी है ω t साइन के बाद, अब दूसरे वाले की साइन आ गया, साइन के बाद कला होती है, तो इनकी कलाएं क्या है, पहले वाले की इसकी कितनी है, दूसरे वाले की कितनी है, ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कलांतर निकालें, कलांतर है बड़ी वाली कला में दूसरी वाली घटा दो, ठीक है। कलांतर डेल्टा फाई बराबर होगा φ2 माइनस φ2 का मान लिखो ω t प्लस फाइ प्लस π/2 माइनस ω t। ये ω t और ये ω t उड़ गया,
तो यार तो अब कितना बचा कालांतर 5 प्लस 5y। अब ये याद रखना पड़ेगा कि भाई कालांतर जो है डेल्टा 5 बराबर रहता है 2 पाई वाई लैम्डा इंटू ये सूत्र तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब तो कालांतर कितना दिया हमारे पास, या डेल 5 बराबर 2 पाई बाय लैम्डा, पथांतर को डेल्टा x से शो कर दिया, सिर्फ डेल्टा से, सिर्फ डेल्टा से ना। तो अपने को डेल्टा निकालना, उससे नहीं पूछ रहे कि दो तरंगें हैं, पहली तरंग का समीकरण y1 बराबर a1 sin ओमेगा t, दूसरी का y2 बराबर a2 cos ओमेगा t प्लस 5। इनके बीच क्या पूछे जा रहा है, पथांतर, तो ये निकालना है, तो इससे पथांतर का मान निकाल जाएगा लैम्डा इंटू डेल्टा 5 अपॉन में इसका पक्षांतर हो गया इस तरह, या डेल्टा बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू, ठीक है। डेल 5 निकाला है नहीं, निकाला था, रख दो मान। समीकरण 3 से मान रखने पर क्या आएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू, अब ये लिखना है डेल्टा 5 कितना है 5 प्लस 5y, ये उत्तर है तुम्हारा, उसको बंद करो।